बच्चों वेरी 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 वेलकम ऑन दिस लेक्चर। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली एंजाइम के ऊपर है। एंजाइम एक टॉपिक है तो इसको चैप्टर भी बना दिया है हमने। और इस चैप्टर में हम जो टॉपिक की स्टडी करेंगे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में, कौन कौन से हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं भाई एंजाइम के अंदर। ठीक है बेटा, ओके चलो। तो देखिए जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में दैट इज एंजाइम स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम एंजाइम का स्ट्रक्चर देखेंगे कि एंजाइम का स्ट्रक्चर होता ही कैसा है। ठीक है, सबस्ट्रेट्स जब जो है वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ जब बाइंड होती है तो एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम को कैसे इंड्यूस करता है, तो उस स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर से देखेंगे। ठीक है, और फिर टॉपिक आता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म देखेंगे। इस मैकेनिज्म को समझाने के लिए दो अलग थ्योरीज आई हैं हमारे बुक्स के अंदर नहीं, बेसिकली यूनिवर्सल ये थ्योरी दी गई है। ठीक है, तो दो थ्योरीज जो है वो दी गई थी। उन थ्योरीज के अंदर ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को समझाया गया है। एक लॉक एंड की मॉडल की थ्योरी है और दूसरी हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल की थ्योरी है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया दो थ्योरी थी। और कौन सी अच्छी कौन सी बेटर ये तो जानेंगे बाद में। ओके, तो इंड्यूस फिट मॉडल वाली थ्योरी बढ़िया थी बेटा। ओके, तो इस तरह से जो है वो ये भी क्लियर करेंगे। और फिर हमारे पास टॉपिक आएगा फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी एंजाइम एक्टिविटी एंजाइम एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। अब वो फैक्टर्स कौन से होते हैं भाई, वो फैक्टर्स टेम्परेचर भी हो सकता है, वो टेम्परेचर पीएच भी हो सकता है, वो फैक्टर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी हो सकती है, वो एंजाइम कंसंट्रेशन भी हो सकती है। तो भाई ये फैक्टर्स होते हैं। ओके, अब ये फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के रेट को रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि एंजाइम बड़ा वो है, क्या कहते हैं, सेंसिटिव है, अपनी नेचर को लेके ना बड़ा सेंसिटिव है। काम करेगा तो इसी पीएच पे करेगा वरना नहीं करेगा। जैसे तुम कहता है ना, मैं जाएगा तो इधर ही जाएगा, उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों आप एक और टॉपिक पढ़ेंगे एंजाइम इनहिबिशन का। तो एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, ये भी ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप देखोगे कि एंजाइम पे क्या होता है, बेसिकली सबस्ट्रेट आगे एक्टिव साइट में बाइंड होती है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि इनहिबिटर्स आगे बाइंड हो जाते हैं। वो सबस्ट्रेट जैसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आकर बाइंड हो जाते हैं, तो फिर इनहिबिशन हो जाती है, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन नहीं होता, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ये भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे बाद में जब आएगा टॉपिक तो। ठीक है, इसी तरह फिर एंजाइम क्लासिफिकेशन भी हम देख लेंगे भाई। ओके, तो वेरी वेल, तो आज का लेक्चर पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम से। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाकी चीज बाकी चीजों को भूल जाएं बेटा, फिलहाल भूल जाएं। तो ये जब आएंगे तो पढ़ लेंगे हम, कोई मसला नहीं है। आज का फोकस किस पे रहना चाहिए, इस इंट्रोडक्शन पे कि भाई एंजाइम होता ही क्या है। पहले देखिए एंजाइम को, एंजाइम क्या होता है, चलो देख लेते हैं हम। देखें, पहले एंजाइम को तो भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि एंजाइम तो आया ही नहीं था, पैदा ही नहीं हुआ था। सबसे पहले एंजाइम का जाइम, एंजाइम का एंजाइम, एंजाइम का एंजाइम, फोकस, एंजाइम का एंजाइम। तो सबसे पहले दुनिया में जो एंजाइम सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था वो था जाइमेज। क्या था, जाइम, जाइमेज एंजाइम था। कौन सा था, अरे भाई यहाँ पे लिख लेते हैं। जाइमेज। ठीक है, तो जाइम एंजाइम था। ओके, और इसे जो डिस्कवर किया था ना वो किया था लॉइस पास्चर ने।
लुईस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था रे भाई। ओके, किसने डिस्कवर किया था? लुईस पास्चर ने। ओके, अरे भाई ये क्या हो रहा है? रुक जा, हैंडल। तो ये यहाँ पे रख दिया। ओके, लुईस पास्चर हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जाइमेज एंजाइम को जो है वो डिस्कवर किया था। और इन्होंने इसको इस तरह डिस्कवर किया था कि इन्होंने क्या एक मना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उस एक्सपेरिमेंट में इनको पता चल रहा था कि एंजाइम जाइम में जो होता है वो ईस्ट होता है। जाइम क्या होता है? बेसिकली ईस्ट होता है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं? ईस्ट। हाँ, क्या कह रहे होते हैं? ईस्ट। ईस्ट कह रहे होते हैं इस जाइम में। जाइम का मतलब क्या है रे भाई? जाइम का मतलब है ईस्ट। ठीक है, उसे हम ईस्ट कह रहे होते हैं। अब ये ईस्ट क्या है भाई? कौन सी चिड़िया है? कौन सी चिड़िया है ये? हाँ भाई, अब देखें, जो जायम हो रहा है उसे ईस्ट कह रहा था लुईस पास्चर, क्योंकि जब इन्होंने ये चीजें डिस्कवर की, जाइमेज एंजाइम को स्टडी किया, इनके बारे में नॉलेज की, तो इन्हें ईस्ट के बारे में पता चला। ईस्ट बेसिकली हम उर्दू में इसको खमीर को बोलते हैं। आप खमीर से नहीं समझ रहे? अच्छा, ओके। तो देखें, अ, जब हम अपनी जुबान में बात कर लेते हैं, ठीक है, तो जब आटा लेते हैं ना, आटा लेते हैं तो उसके अंदर कोई हम शुगर वगैरह ऐड करते हैं ना, तो वो एकदम फूल जाता है, राइज अप कर जाता है। यानी इसका मतलब क्या है? टू राइज करना, बढ़ता है थोड़ा, एकदम फूल जाता है ना यार। ठीक है, तो उसी को ही हम बिल्कुल ईस्ट कह रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ही जो है वो स्वेलिंग अपनी हो रही थी, राइजिंग हो रही थी। तो इस तरह जो है वो जाइम फर्स्ट लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था, जाइमेज एंजाइम को, जिसे कि ईस्ट कह रहे थे। और अब टोटली वर्ड जो फिर बाद में जो है नामकरण इन्होंने नहीं किया था भाई। एंजाइम का नामकरण इन्होंने नहीं किया था लुईस पास्चर ने। जो नामकरण था इनका, नामकरण जो था एंजाइम का, वो तो हमारे पास जो खूनी आते हैं, खूनी भाई, बहुत खूनी बढ़िया थे। तो खूने ने जो है वो नामकरण किया था। ट्रम एंजाइम जो है वो खूने ने बताई थी। जो है ट्रम एंजाइम आई थी, वो खूने ने जो है वो दी गई थी नाम, उन्होंने जो है उसका नामकरण किया था। ठीक है, तो फर्दर देखते हैं आगे इसके चैप्टर में क्या है, पर थोड़ा सा यहीं पे और आपका दिमाग बजाते हैं। देखो, मान लो अगर हमारे पास, अरे भाई मैं क्या बना रहा था? हाँ, याद आ गया। चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं पहले। देखें, अगर इस तरह से कोई आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भाई देखें, अरे देखें ये क्या है, अरे देखें, तो यहाँ पे खड़ा है बेसिकली कौन? मान ले कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब बंदे को जाना इधर है, किधर? इधर। इधर जाना है तो तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आएगा, क्या क्वेश्चन है? अगर बंदे को इधर जाना है तो क्या करेगा बंदा? उसके पास एक तो रास्ता ये है, पहले यहाँ जाए, इनक्लाइंड अप, इनक्लाइंड डाउन, इस तरह से। ये दो रास्ते हैं इसके पास। अबे एक रास्ता हुआ, दूसरा कहाँ से हुआ? एक रास्ता ये है। ठीक है, पहले इनक्लाइंड अप होगा, फिर इनक्लाइंड डाउन होगा, इस तरीके से जाएगा। और इसको बड़ा मुश्किल होगी ना, बड़ी मुश्किल होगी इसको, यहाँ से जाने में, ऊपर जाना फिर नीचे उतरना, बड़ा मुश्किल होगा इसको। थक जाएगा यार ये। तो फिर, तो इसीलिए भाई आते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम हमारे पास इसका जो वो सिंपल रास्ता होता है ना, आपके लिए सिंपल रास्ता होता है ना, उसके बारे में बता देता है। यहाँ से ऐसे जाओ भाई, क्यों जाते हो ऊपर नीचे?
ऐसे जाओ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते थे बेटा हम उसको? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है, पढ़ा ही होगा। ओके, तो ये बेसिकली एंजाइम जो है वो इस तरह काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फर्दर हम देखते हैं आगे कि इस टॉपिक के अंदर या इसका इंट्रोडक्शन है उसके अंदर क्या चीजें जो है वो एक्सप्लेनेशन की हुई है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखें, रीड करते हैं और समझते हैं चीजों को। ओके, तो बेसिकली इंट्रोडक्शन तो आपको एंजाइम का पता चल गया कि क्या था एंजाइम। एक चीज आपको एक और बता देते हैं, चलो बता ही देते हैं ओरली। देखें, जो एंजाइम है, एंजाइम, तो ई एन 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 टोटली पहले ये चीज समझें कि जो एंजाइम है ये ग्रीक वर्ड है। क्या है? ये ग्रीक वर्ड है। एन का मतलब है इनसाइड, जाइम का मतलब है ईस्ट। क्लियर? एंजाइम समझ गए? क्लियर? चलते हैं, मैं चलता है। नहीं, रुको। अब देखें, अब देखें, इसको रीड करते हैं और समझते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं, लाइन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक मरतबा। रीडिंग को रीडिंग इक्वल पावर बनाएं। कुछ समझा कि नहीं? नहीं समझा? समझ जाना, तू समझेगा। दोबारा पीछे जा, वरी आ गया, थोड़ा पीछे जा, फिर आ गया, समझ आएगा। ठीक है, तो देखें इंट्रोडक्शन। लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। देखें, सेल क्या कर रहा होता है? बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमें पता है कि सेल के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं जिन्हें हम रिएक्शंस कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? रिएक्शंस कह रहे होते हैं। अगर वो सेल रिएक्शंस नहीं करता, अगर वो सेल रिएक्शन नहीं करेगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। तो हम कह ही सकते हैं कि अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल के अंदर ना हो तो सेल बचेगा ही नहीं, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहा है ना? तू समझ रहा है? ओके, दिस is run is depend upon the catalytic molecule called the enzyme. Without enzyme, the dynamic steady state of cell would ceases to exist. भाई देख, कह रहा है कि जो हमारे पास कैटालाइटिक मॉलिक्यूल है जिसे हम एंजाइम कह रहे होते हैं। एंजाइम क्या है? कैटालाइटिक मॉलिक्यूल है। क्या है एंजाइम? कैटालाइटिक मॉलिक्यूल। अब कैटालाइटिक मॉलिक्यूल है एक एंजाइम, ठीक है। अगर ये एंजाइम जो है वो कैटालाइटिक मॉलिक्यूल है तो ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनके रेट को इंक्रीज अप करेगा, राइज अप करवाने का काम करेगा ये एंजाइम। ठीक है ना? उसको उठाने का काम करेगा भाई। देखा ना? तो इस तरह। ठीक है, अब देखें, अगर ये एंजाइम ना होते तो क्या होता? देखो, अगर विदाउट एंजाइम, अगर एंजाइम ना होते, मान ले एंजाइम विदाउट एंजाइम, तो फिर डायनामिक नहीं बनता भाई। शायद डायनामिक नहीं रहता सेल के अंदर, वो स्टेडी स्टेट के अंदर नहीं रह पाते सेल के अंदर। ठीक है, तो एक चीज आपको और यहाँ पे एडिशनली अलग पॉइंट बताते हैं। देखें, अगर एंजाइम की मदद से जो रिएक्शन होता है ना, उसके अंदर रिएक्शन जो है वो 1 मिनट के अंदर आप कह लें 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में भाई 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। जबकि अगर विदाउट एंजाइम ये रेट ऑफ रिएक्शन किया जाए तो ये रेट ऑफ रिएक्शन भाई 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल भी नहीं बना पाएगा। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, तो खुद देख ले। ठीक है ना? तो अब आगे स्टडी करते हैं। यहां तक क्लियर कि अगर एंजाइम नहीं होते तो डायनामिक स्टेडी स्टेट सेल के अंदर नहीं रहता, वो निकल जाएगा। ओके, लाइफ इज अ मेश वर्क involving a perfect coordination of vast majority of chemical reactions। बड़ा ही वो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये है कि देखो, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ वास्ट मेजोरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन।
लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा क्या हो रहती है, रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनकी परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होती है। अब ये कैसे होते हैं वो आगे देख लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज रिएक्शंस इन सिंथेसाइजिंग लार्ज मोलिक्यूल्स, अदर इन क्लेविंग लार्ज मोलिक्यूल, ठीक है, एंड स्टिल अदर आइदर यूटिलाइज एनर्जी और लिबरेट एनर्जी। देखो ये पॉइंट हमें ये बात कह रहा है कि इनमें से कुछ रिएक्शन, मान लो सम ऑफ दिस रिएक्शन बड़े मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, कुछ क्या कर रहे होते हैं, उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहे होते हैं। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में आइदर या तो एनर्जी ये यूटिलाइज करते हैं या तो एनर्जी ये लिबरेट करते हैं, ठीक है। लिबरेट यानी जो है वो डिक्रीज करते हैं, सॉरी लिबरेट यानी ये जो रिलीज करते हैं एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा होता है इनके अंदर। All these reaction would occur very slowly at low temperature and atmospheric pressure। तो जो सारे ही रिएक्शन है सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर जो रिएक्शन अकर होते हैं वो स्लोली होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता होते हैं भाई, स्लोली होते हैं और लो टेम्परेचर पे होते हैं। हमने कहा था ना कि ये अपने सेंसिटिव को लेके ना बड़ा ही वो होता है, सेल्फिश होता है भाई। अपन काम करेगा तो इसी रेट पे काम करेगा वरना नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये लो टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है वो स्लोली रिएक्शन जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। दीज कंडीशन अंडर विच लिविंग सेल कैरी ऑन देयर लाइफ प्रोसेस। तो ये कंडीशंस हैं जिन पे जो है वो लिविंग सेल जो है वो हाई रेट पे काम कर रहा होता है, रिएक्शन कर रहा होता है। और this is due to the presence of some specialized substance or biocatalysts which are synthesized inside the living cell। अब देखें तो ये ऐसा क्यों हो पा रहा है लिविंग सेल के अंदर, सिस्टम के अंदर, क्योंकि भाई इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड सब्सटेंस जिन्हें हम बायोकेटालिस्ट कह रहे हैं वो प्रेजेंस है, उनकी प्रेजेंस से जो कि बायोकेटालिस्ट है, स्पेशल सब्सटेंस है जिसे हम बायोकेटालिस्ट कह रहे हैं, वो बन रहे हैं लिविंग सेल के अंदर, लिविंग की सेल के इनसाइड वो बायोकेटालिस्ट बन रहे हैं, उनकी प्रेजेंस से ये हो रहा है, ठीक है। और ये बायोकेटालिस्ट क्या है, एंजाइम है। बायोकेटालिस्ट क्या है, एक एंजाइम है, उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। ये बता चुका हूं आपको कि एंजाइम ग्रीक वर्ड है, इनका मतलब है इनसाइड, जाइम का मतलब है ईस्ट, ठीक है। द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय फ्रिडरिच विलियम खुने, ये आपको बता चुका हूं मैं कि 1878 के अंदर विलियम खुने ने ट्रम, जो ट्रम एंजाइम की थी वो इन्होंने जो है वो दी थी, नामकरण इन्होंने किया था भाई, ठीक है। तो एंजाइम में भी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम। तो एंजाइम को इसी तरह जो है वो फिर डिफाइन किया जा सकता है कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि किसी भी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, बूस्ट अप कर देता है, उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, ठीक है, लिविंग सिस्टम के अंदर। ओके, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, फंडा फंडा क्लियर है। था क्या भाई, थोड़ा एकदम रिवाइज करें, एकदम रिवाइज करें, एकदम रिवाइज करते हैं, आ जाए, एकदम रिवाइज करते हैं। ओके, देखें क्या हो रहा था कि हमारी लिविंग सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही थी। अगर ये एक्टिविटीज ना होती तो हम ना होते, अगर तू ना होता तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती, तो तू है, अगर वो ना होती तो तू ना होता, ठीक है ना। तो सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं तो सेल पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है, अगर ना हो तो वो पॉसिबल है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शंस हो रहे हैं। तो जब सेल के अंदर रिएक्शंस होते हैं तो वो एंजाइम की मौजूदगी से होंगे, एंजाइम की मदद से होंगे, एंजाइम की मदद से होंगे, तो एंजाइम उन्हें जल्दी करवा देगा, वो मॉलिक्यूल्स ज्यादा अमाउंट में बनेंगे, ठीक है। 1 मिनट में 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। अगर वो ई रिएक्शन एंजाइम की गैर मौजूदगी में होगा तो उसे जो वो 200 मॉलिक्यूल ही नहीं मिलेंगे बॉडी को, 200 मॉलिक्यूल जो वो 1-2 घंटे में नहीं मिल पाएंगे, तो ये डिफरेंस आता है। तो अगर एंजाइम ना होता तो डायनामिक स्टेट ऑफ सेल नहीं रहता, ठीक है। और ये पॉइंट थी, और क्या पॉइंट थी, बस यही थी। और जो बड़े मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं या टूट रहे होते हैं तो या तो फिर वो एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं या लिबरेट कर रहे होते हैं, ये पॉइंट थी कि। और जो है वो ये स्लोली काम करते हैं, वर्क करते हैं ये स्लोली लो टेम्परेचर पे और प्रेशर पे,
ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे नो का जो है वो प्रोसेस या रिएक्शन जो है वो हाई रेट पे होता है इस कंडीशंस पे, ठीक है। और इन सब्सटेंस को जो स्पेशलाइज किस्म के सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम बायोकैटालिस्ट कहते हैं, जो कि लिविंग सेल जो है वो इनसाइड जो है वो सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। इन बायोकैटालिस्ट को एंजाइम कहते हैं, ग्रीक वर्ड इनसाइड, इनका मतलब है जाइम यानी ईस्ट, ठीक है। टर्म नामकरण जो है का वो था फ्रेडरिच विलियम कुनी ने किया था 1878 में। इन्होंने डिफाइन किया था कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप कर रहा है, कैटालाइज कर रहा है। क्लियर फंडा? अब देखते हैं आगे। मैंने तो इंट्रोडक्शन 20 मिनट का बना दिया रे भाई। ओके चलो अब क्लियर करते हैं। समझ तो आ रहा है ना? मजे में, मजे से समझ में आ रहा है, बस यही समझना है बस, और कुछ भी नहीं। देखें, just few years ago it was considered that all enzymes were protein. During the 1980 century, Comsketch and Sidney Altman discovered that certain molecule ribonucleic acid function as an enzyme. तो कुछ साल पहले, जस्ट फ्यू इयर्स अगो, तो ये सब चीजें मानने लगे, कंसिडर किया गया, तो ये था कि जो एंजाइम सारे होते हैं वो प्रोटीन्स हैं। पहले तो ये चीज, तो पहले कुछ साल पहले यही माना जाता था कि सारे एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कि जब 1980 सेंचुरी के अंदर 1980 में थॉमस केच और सिडनी अल्टम, दो साइंसदान थे, इन्होंने एक मॉलिक्यूल राइबोन्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था, जो कि काम कर रहा था, फंक्शन कर रहा था एंजाइम के तौर पर। अरे भाई, दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड राइबोसोम्स। उन मॉलिक्यूल्स को हम राइबोजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोजाइम्स कहते हैं। व्हिच कैटालाइज रिएक्शन, जो भी रिएक्शंस को कैटालाइज कर रहा है, बूस्ट अप कर रहा है रिएक्शंस को, involved in processing genetic information to be used by a cell, but generally enzyme are proteinaceous in nature। तो कह रहे हैं कि पहले तो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है, उसका काम ये होता है कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूज करता है सेल के अंदर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का काम ये मैसेंजर आरएनए का होता है, इस तरह से ये इनका काम होता है। पर यहाँ पे तो राइबोजाइम्स ये तो कैटालाइज भी कर रहे हैं भाई रिएक्शन को। अरे भाई, तो जर्नली जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीनियस इन नेचर थे। पर हाँ, तो तभी तो कहते हैं कि एंजाइम्स आर बायोमोलिक्यूल्स। क्यों कहते हैं हम एंजाइम को? की पॉइंट नोट करें कि एंजाइम्स आर बायोमोलिक्यूल्स, इसीलिए क्योंकि जब राइबोजाइम की डिस्कवरी जो है वो हो चुकी है तो वो मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स आर कॉल्ड एंजाइम्स हैं। ओके, तो अब देखें आगे। तो पॉइंट नंबर 1, एंजाइम आर बायोकैटालिस्ट प्रोड्यूस्ड इन प्रोटोप्लाज्म। भाई, प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं सेल के अंदर एंजाइम। एंजाइम बायोकैटालिस्ट है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। हाँ, प्रोटीनियस नेचर होती है ज्यादातर एंजाइम की। मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, और ग्लोबुलर प्रोटीन विद हाई मोलिकुलर वेट होता है। बड़ा मोलिकुलर होता है, मैक्रोमोलिकुलर है, ठीक है, एंजाइम। और ग्लोबुलर प्रोटीन होता है विद मोलिकुलर वेलिकुलर हाई रेट होता है, वेट होता है, ठीक है। देखिए, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन जैसा होता है, और ये मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं एंजाइम, ठीक है। दे आर आइदर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, इनके अंदर कंसिस्ट जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइलेस भी हो सकता है, पेप्सिन भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है भाई, या अलोंग विथ नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम वगैरह, ठीक है ना। तो ये चीजें आगे देखिए, ये तो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना भाई, जब डिटेल में आएगा तो डिटेल में देखेगा कि नॉन प्रोटीन पार्ट कैसे आता है, कहाँ से आता है, ऑर्गेनिक का फैक्टर, इनऑर्गेनिक को फैक्टर, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। एंजाइम एक्ट विथ इन द सेल वेयर दे हैव प्रोड्यूस्ड कॉल्ड एंडोएंजाइम। देखो, जब एंजाइम सेल के अंदर एक्ट करता और कर रहा होता है, सेल के अंदर ही एक्ट करता होता है, तो जो जो प्रोड्यूस करते हैं ये एंजाइम उन्हें एंडोएंजाइम कहते हैं। और एंड द एंजाइम व्हिच एक्ट आउटसाइड द सेल, और सेल के अंदर बनने के बाद एंजाइम आउटसाइड जब एक्ट कर रहे होते हैं तो उसे हम एक्सोएंजाइम कह रहे होते हैं। दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन। भाई, अपनी स्पेसिफिटी को लेके नेचर और फंक्शन के हिसाब से ये वेरी स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है ना। दे आर मच ग्रेटर इन साइज देन अ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से बड़े होते हैं, इनकी साइज सबस्ट्रेट से ना बड़ी होती है, ठीक है। दे हैव अ पर्टिकुलर साइट टू रिएक्ट विद सबस्ट्रेट। हाँ, ये की पॉइंट, इनके पास एक पर्टिकुलर साइट होती है जहां पे सबस्ट्रेट आकर रिएक्ट करता है। दीज साइट्स आर कॉल्ड एक्टिव साइट। उन साइट को हम एक्टिव साइट कहते हैं। अब यहाँ पे देखें कैसे, अब यहाँ पे देखें कैसे।
अरे मैंने गलत कर दिया। यहाँ से आया ऐसे, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। ठीक है, अब देखें, ये सबट्रेट है, ये एंजाइम है। तो एंजाइम की साइज सबट्रेट से बड़ी होती है। अब जो साइट होती है जहाँ पे एंजाइम आकर, सॉरी, सबट्रेट्स आके रिएक्ट करते हैं, उस साइट को हम कहते हैं एक्टिव, एक्टिव साइट कहते हैं भाई। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक फंडा। अब देखें आगे, जो पर्टिकुलर साइट होती है जहाँ पे सबट्रेट्स आके रिएक्ट करते हैं, ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो जो पर्टिकुलर साइट्स होती हैं वहां पे जब सबट्रेट्स आगे रिएक्ट करता है, उन साइट को हम एक्टिव साइट कह रहे होते हैं। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी कैन बी एक्सेलरेटेड बाय सर्टेन आयंस आर साल्ट कॉल्ड एक्टिवेटर्स। हाँ, क्या रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं। हाँ भाई, आयंस और साल्ट की मदद से, जिन्हें हम एक्टिवेटर्स कह रहे होते हैं भाई। एक था इनहिबिटर जो इनहिबिट कर रहा था, रोक रहा था, रिएक्शन को स्टॉप कर रहा था, अब रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें हम एक्टिवेटर्स कहते हैं। इनमें आयंस आ जाते हैं जैसे कि मैनीज, मैग्नीशियम, सॉरी, मैनीज, मैग्नीशियम, क्लोरीन आयंस वगैरह, ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो इनको डिटेल में बाद में देखेंगे। एंजाइम कैन इनहिबिट बाय सर्टेन फैक्टर कॉल्ड इनहिबिटर्स। ये चीज क्लियर कर चुके हैं कि भाई एंजाइम जो है वो स्टॉप होता है, इनहिबिटेड होता है बाय फैक्टर, जिसे हम इनहिबिटर्स कह रहे होते हैं। एग्जांपल सबट्रेट कंसंट्रेशन, हाँ, ये फैक्टर थे। एंजाइम कंसंट्रेशन, पीएच, टेम्परेचर वगैरह वगैरह। ओके, दे आर सेंसिटिव, हाँ, अपने काम को लेके। और पहली बात ये, दे आर सेंसिटिव, एग्जांपल दे वर्क एट स्पेसिफिक एज। ये काम जो करते हैं ना, फंक्शन फंक्शन करते हैं स्पेसिफिक पीएच पे, वरना ये काम करते ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर फंडा, फंडा क्लियर हो गया, तो लास्ट पॉइंट देख ले। दे रिमेन केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने से पहले या बाद में, केमिकल रिएक्शन होने से पहले या बाद में, ये चेंज नहीं होते, अनचेंज रहते हैं। ये चेंज नहीं होते, अनचेंज रहते हैं, जैसे होते हैं वैसे होते हैं। यानी ये रिएक्शन के अंदर एंजाइम पार्ट नहीं करते, एंजाइम रिएक्शन नहीं करवाते, एंजाइम रिएक्शन को नहीं करवाते। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, एंजाइम जो है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन इधर ही खत्म करते हैं। और मेरे ख्याल से आज की वीडियो बहुत बढ़िया बन गई है, और बढ़िया मतलब बहुत बड़ी बन गई है। ठीक है ना, 28 मिनट हो चुके हैं, तो ओके, यहाँ पे क्लियर। फाइंड अप, फाइंड अप नहीं, फाइंड अप। मिलेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, बाय।